आज हम पढ़ेंगे इंद्रिय स्थान। तो इंद्रिय स्थान की स्टार्टिंग कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला चैप्टर जो है वर्ण स्वरीय इंद्रिय स्थान है। यहाँ पे जो नाम आया है सबसे पहले आया है वर्ण और स्वर आया है, दो चीजों को इंडिकेट करोगे। तो जिसमें क्या होता है, जो कलर से रिलेटेड डिफॉर्मिटी उत्पन्न होती है या फिर क्या होता है साउंड से रिलेटेड डिफॉर्मिटी उत्पन्न होती है, उनसे रिलेटेड जो है आयु के अरिष्ट का वर्णन किया गया है। इंद्रिय स्थान में अरिष्ट का वर्णन किया जाता है। तो अरिष्ट का मतलब होता है कुछ ऐसे लक्षण का डेवलप हो जाना जिससे ये पता चले कि कुछ दिनों बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी, उसे हम कहते हैं अरिष्ट। जैसे यहाँ पे लिखा है, अतः आयु परीक्षात इंद्रिय स्थान का वर्णन किया गया है। तो मतलब जो आयु के ज्ञान के लिए इसका इंद्रिय का वर्णन किया गया है। यह हमने पहले चिकित्सा में पढ़ा था। तो चिकित्सा में बोला था सबसे पहले हमें आयु की परीक्षा करनी चाहिए। यदि उसकी आयु शेष है तो ही उसकी चिकित्सा करना है, यदि आयु शेष नहीं है तो चिकित्सा नहीं करना है। तो इसलिए आयु परीक्षा के लिए किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड नंबर लाइन में लिखा है साध्य असाध्य निर्णयार्थ हो जाएगा। तो जो आयु यदि शेष रहती है तो साध्य रोग की चिकित्सा की जा सकती है, पर जो असाध्य रोग होते हैं उनकी चिकित्सा नहीं की जा सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे वर्णन आया है कि साध्य असाध्य निर्णय के लिए इंद्रिय स्थान का वर्णन किया जाता है। इंद्रिय शब्द का अर्थ बताया गया है। इंद्र हो जाएगा, प्राणस्तस्य हो जाएगा, लिंगम इंद्रिय हो जाएगा। इसको मार्क कर लो। इंद्र प्राणस्तस्य लिंगम इंद्रियम कभी पूछा नहीं गया है। एक और आगे लिखा हुआ है इंद्र और आत्मा तस्य हो जाएगा, लिंगम इंद्रियम अरिष्टम हो जाएगा। जीवात्मा या प्राण का लिंग मृत्यु ही होती है। लिंग यहाँ पे उसका मतलब कैरेक्टर्स हो जाएगा कि मृत्यु ही होती है। रिष्ट और अरिष्ट पर्यायवाचक शब्द हैं। इसमें जो अरिष्ट वर्ड बोलते हैं कभी उसे रिष्ट बोला जाता है या अरिष्ट बोला जाता है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड शब्द है, सिनोनिम कह सकते हैं। नियत वर्णम आख्यापकम लिंगम अरिष्टम हो जाएगा। जो निश्चित मृत्यु के लक्षण होते हैं उन्हें ही हम अरिष्ट लक्षण कहते हैं। जिसके द्वारा निश्चित मरण का ज्ञान हो उसे अरिष्ट कहा जाता है। इसलिए इनको मार्क कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आता है वर्ण और स्वर की विकृति जन्य विकृतियों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट होती है, अतः सर्वप्रथम वर्ण स्वरीय अध्याय का वर्णन किया गया है। क्योंकि ये दो ऐसी चीजें होती हैं जो सबसे पहले विजिबल होती हैं। या तो बॉडी का कलर जो होता है वो सबसे पहले विजिबल होता है, या साउंड पहले विजिबल होता है, बाकी चीजें बहुत ध्यान से देखनी होती हैं। तो हो सकता है इन कारणों से सबसे पहले जो है वर्ण और स्वर चैप्टर का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है। इंद्रिय स्थान का महत्व क्या हो जाएगा चिकित्सा में, प्रोग्नोसिस की दृष्टि से हो जाएगा, यदि वह रोगी की चिकित्सा करना है कि नहीं करना है। इसलिए इंद्रिय स्थान का वर्णन किया गया। इंद्रिय स्थान विषयक सामान्य विषय यहाँ पे लिखा हुआ है। मेनली जो होता है यहाँ पे इंद्रियों से रिलेटेड हो जाएगा। तो जो पंच ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनका ही मेनली डिस्क्रिप्शन किया गया है। तो जो पंच ज्ञानेंद्रियां होती हैं जब उनके कर्मों में कुछ डिस्टरबेंस होता है तो उसी को हम अरिष्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले लिखा है वर्ण हो जाएगा, स्वर हो जाएगा, गंध हो जाएगा, रस हो जाएगा, स्पर्श हो जाएगा। तो वर्ण हो जाएगा एक इस पे नेत्र इंद्रिय पर डिपेंड करेगा। स्वर जो हो जाएगा मुख इसके लिए स्पेसिफिक ऐसा वर्ड नहीं होगा, लेकिन मुख से रिलेटेड इसे माना जा सकता है। गंध के लिए हो जाएगा घ्राण इंद्रिय हो जाएगा, रस का हो जाएगा जीवा इंद्रिय हो जाएगा, स्पर्श स्पर्श इंद्रिय हो जाएगा, श्रोत का कर्ण इंद्रिय हो जाएगा। तो घ्राण रसन स्पर्शन ये पांच इंद्रिय हो जाएंगे। मन भक्ति हो जाएगा, आचार हो जाएगा, स्मरण शक्ति हो जाएगी, प्रकृति हो जाएगी, विकृति हो जाएगी। कुछ ऐसे वर्ड लिखे हैं जो हमको समझ में आते हैं कि उसकी जो नॉर्मल वर्किंग कंडीशन है उससे हट के उसमें लक्षण प्रकट हो। जैसे मीठा है, भूलने की प्रॉपर्टी बढ़ जाए, या बहुत ज्यादा याददाश्त बढ़ जाए, बल हो जाए, ग्लानि हो जाए, रुक्षता शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ जाए, या स्नेहन शरीर में बढ़ जाए, गौरवता बढ़ जाए, या गुण बढ़ जाए। ये सारी चीजें जो इनका डिस्क्रिप्शन है, इसका वर्णन हम इन पूरे इंद्रिय स्थान में पढ़ेंगे। इन सारी चीजों का जो परीक्षण किया जाता है तीन परीक्षाओं के द्वारा किया जाता है, प्रत्यक्ष का, अनुमान का, आप्तोपदेश का। यहाँ पे युक्ति प्रमाण का वर्णन नहीं आया है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश इन तीन द्वारा इंद्रिय स्थान में परीक्षा करने को कहा गया है। इस चीज को मार्क करेंगे। यहाँ ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिनसे रिलेटेड इंद्रियों का वर्णन कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स में किए गए हैं, तो उनके रेफरेंस दिए हैं। जैसे तंद्रा से रिलेटेड इंद्रिय अरिष्ट का लक्षण, आरंभ से रिलेटेड इंद्रिय अरिष्ट का लक्षण, फिर उसके बाद गौरव हो जाएगा, लाघव हो जाएगा, आहार हो जाएगा, आहार परिणाम हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे रिलेटेड पॉइंट है जिनका कलेक्शन किया गया है। चाहे तो देख सकते हैं या हम चैप्टर आगे पढ़ेंगे तो हमको मिलेगा ही। प्रकृति विकृति में परीक्षा। अब जो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पुरुष भाव होते हैं पुरुष भाव में आश्रित नहीं रहते। जैसे कुछ ऐसे परीक्ष भाव होते हैं जो पुरुषों में आश्रित नहीं रहते हैं।
इनकी परीक्षा हमें दो प्रमाण से करनी चाहिए, उपदेश हो जाएगा और युक्ति से करनी चाहिए। इसके बाद ही उन्होंने बोला कि कुछ पुरुष भाव जो होते हैं, जो भाव पुरुषों में आश्रित होते हैं, उनकी परीक्षा प्रकृति और विकृति से करना चाहिए। ऊपर अभी हमने देखा कि ऊपर युक्ति का वर्णन नहीं आया था, तो ऊपर जो यहाँ पे जो प्राकृतिक परीक्ष भाव है उनके डिस्क्रिप्शन के लिए आया है, जबकि यहाँ पर जो है जो बाकी इंद्रियां थी, जो इंद्रियों के लक्षण थे, उनके परीक्षण के लिए उन्होंने युक्ति का वर्णन नहीं किया। हम यहाँ देख सकते हैं प्रत्यक्ष अनुमान आप्तोपदेश। ये जो इंद्रियां होती है, इनका ज्ञान प्रत्यक्ष से, अनुमान से, आप्तोपदेश से कर सकते हैं। पर जो परीक्ष भाव होते हैं उनमें हम युक्ति लगा सकते हैं। युक्ति हमको किनमें लगाना है? जो परीक्ष भाव पुरुषों पर आश्रित नहीं होते हैं, आध्यात्म के विषय हो जाएंगे, इन सब चीजों में हमें युक्ति लगानी है। परीक्ष भावों में कुछ भाव पुरुषों में आश्रित नहीं होते हैं, उनकी परीक्षा हमें उपदेश और युक्ति से करनी चाहिए। जो बड़े आचार्य बोल गए वो जानना है और साथ में अपना दिमाग लगाना है। ठीक है, पूर्व भाव में आश्रित रहते हैं, उनकी परीक्षा प्रकृति और विकृति से करना चाहिए। मार्क कर ले, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुरुष में रहने वाले भाव कौन से होते हैं। जैसे यहाँ थर्ड नंबर लाइन में देखेंगे विमर्श में, पुरुष में रहने वाले भाव जैसे छाया, प्रभा, वर्ण, स्वर, स्पर्श, तो समझ गए होंगे इनका डिस्क्रिप्शन हमको किससे करना है? प्रकृति और विकृति से करना है, क्योंकि ये चीजें हमें दिखाई देंगी, नॉर्मल हम देख लेंगे और जो डिफरेंट होगा उसे हम पहचान जाएंगे। इसके विपरीत जो हो जाएगा, जैसे कि उपदेश है, तो उपदेश का मतलब क्या है? आप तो उपदेश यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर भी लिखा हुआ था। युक्ति का तात्पर्य हो जाएगा अनुमान प्रमाण से हो जाएगा, जिसका हम अंदाजा लगाएंगे। इसको मार्क कर लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं प्रकृति का ज्ञान करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो प्रकृति का वर्णन आया था, तो प्रकृति जो हो जाएगी, प्रकृति को यदि मैं रियल सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊं तो इसका मतलब होता है जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसे हम कहते हैं प्रकृति। तो जैसे हो जाएगा, इसमें प्रकृति जो होती है कितने प्रकार की वर्णन किया गया है उसको देखेंगे। प्रकृति जाति प्रसक्ता, सबसे पहले जाति प्रसक्ता होती है, कुल प्रसक्ता होती है, देशानुपातनी होती है, कालानुपातनी होती है, वयोनुपातनी होती है, प्रत्यात्मनीयता होती है। जाति, कुल, देश, काल, वय, प्रत्यात्म, इन छह भेदों वाली होती है। इसमें क्वेश्चन यही बनता है कि प्रकृति कितने प्रकार की होती है? छह वाली होती है। कौन कौन सी होती है? नाम बता देंगे। जाति हो जाएगा, कुल हो जाएगा, कुल को अपन लोग जीनस कह देते हैं, जाति को स्पीसीज माना जाता है, पर हो सकता है कि यहाँ पे न्याय छह जाति को बड़ा बताया गया हो या ना बताया गया हो, ये क्लियर नहीं कह सकते हैं। ये स्पीसीज से रिलेटेड हो जाएगा, ये जेनेटिक्स से रिलेटेड हो जाएगा, ये देश के हो जाएगा जिस प्रदेश में वो रहता है, ये काल से रिलेटेड हो जाएगा, ये वय से रिलेटेड है, और ये प्रत्यात्म से रिलेटेड है। उन परसों वर्ण अधिभाव जाति कुल देश काल वय और प्रत्यात्म प्रति पुरुष में रहने वाले, प्रत्यात्मता का प्रति पुरुष में रहने वाली प्रकृति में भिन्नता पाए जाते हैं। ये प्रत्यात्मनीयता का मतलब क्या होता है कि तुमने देखा होगा कि जो मेल होता है, फीमेल होता है, इनकी मैटिंग से जो प्रोजेनी आती है, तो उसमें मेल के भी करेक्टर्स आते हैं, फीमेल के करेक्टर्स भी आते हैं, लेकिन इसके अलावा एक डिफरेंट करेक्टर भी उस पर्सन का पर्टिकुलर होता है। यदि हम ये कहें कि जो उसका बच्चा होता है माता पिता के इक्विवेलेंट आना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। उसके बच्चे में भी उसके कुछ स्पेसिफिक करेक्टर्स डेवलप होते हैं, इसे ही कहा जाता है प्रत्यात्मनीयता। जैसे जाति प्रसक्ता हो जाएगी तो किसी स्पीसीज के अनुसार हमारी ट्रेड्स चलते रहेंगे। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बींग्स है तो सभी में ह्यूमन बींग्स के कैरेक्टर्स डेवलप होंगे। अगर कुल प्रसक्ता कहा जाए, जैसे रघुकुल हो जाएगा, या फिर और कोई के कुल की बात की जाए, जीनस की बात की जाए, तो उनमें एक पर्टिकुलर चला जाएगा। जैसे हम लोग सामान्य रूप से जानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैसे शूद्र। तो अगर इनमें देखा जाए तो इनके कुछ ट्रेड्स होते हैं, इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमेशा ट्रांसफर होते रहते हैं। देशानुपातनी हो जाएगा तो देश को देखा जा सकता है, जैसे निग्रो हो जाएंगे, या फिर क्या हो जाएगा, ठंडे प्रदेशों में रहने वाले हो जाएंगे, अमेरिका, इंडिया, अलग अलग देश के लोगों में डिफरेंट करेक्टरिस्टिक जिसे देख के ही पहचाना जा सकता है कि ये डिफरेंट जगह से हैं। जैसे चाइना के डिफरेंट दिखाई देंगे। कालानुपाती हो जाएगा, काल का फर्क पड़ेगा। हमसे पहले के जो काल के लोग थे उनका शरीर बड़ा होता था, बलिष्ठ होता था। अब धीरे धीरे जो काल के अनुसार समय जो है परिवर्तन आ रहा है। वयोनुपातनी हो जाएगा तो वय मतलब तो एज हो जाएगा, तो एज से रिलेटेड भी हमें प्रकृति मिलती है, जल्दी एज में हो जाएगा। फिर इसके बाद जो हो जाएगा प्रत्यात्मनियता हो जाएगा, उस पर्सन की कुछ पर्टिकुलर खुद की आइडेंटिटी, इसे कहेंगे प्रत्यात्मनियता। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, इसे मार्क करेंगे। प्रकृति कितने प्रकार की होती है। इसके बाद होता है विकृति। तो जो प्रकृति से डिफरेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। अब यहाँ विकृति जो है तीन प्रकार की बताई गई है। एक बताई गई है लक्षण निमित्ता बताई गई है, एक लक्षण निमित्ता बताई गई है, एक निमित्तानुरूप बताई गई है। कुछ कटोरी ला दो। हम पढ़ेंगे
विकृति के बारे में, तो विकृति 3 प्रकार की होती है, लक्षण निमित्ता, लक्ष्य निमित्ता, निमित्तानुरूप हो जाएगी। सिंपल से इसमें ये समझा जाए कि जो विकृति होती है, जैसे सबसे पहले लिखा है लक्षण निमित्ता। लक्षण निमित्ता में एक ही टर्म मार्क करेंगे, हेतु भूतानि। हेतु बितानी, इसका अगर रीडिंग करेंगे तो इसमें ये लिखा है कि जिसका हमें कारण ना पता हो। जैसे यहाँ पे लिखा है कि शरीर में पूर्व जन्मकृत वर्ण कर्म के अनुसार कारण के सदस्य से अरिष्ट लक्षण की उत्पत्ति होती है। इतनी लाइन मार्क कर लेंगे कि शरीर में पूर्व जन्मकृत कर्म के अनुसार कारण के सदृश से अरिष्ट लक्षण उत्पन्न होते हैं। जैसे कुछ चीजें हम लोग देखते हैं कि अगर उसमें कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी हो जाए या कोई मेंटल डिफॉर्मिटी हो जाए जो जन्म के साथ उत्पन्न हुई, या जिसका कोई कारण नहीं है, वो पहले से ही प्रेजेंट थी, कोई बर्थ मार्क है जिसका कोई कारण नहीं है, इस प्रकार की निमित्ता को हम क्या कहेंगे, लक्षण निमित्ता कहेंगे। ये कुछ लक्षण शरीर से संबंधित रहते हैं, तो विकृति उत्पादक समय से शरीर के भिन्न भिन्न प्रदेशों अपने स्थान बनाकर विकृति उत्पन्न कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है लक्ष्य निमित्ता आती है। लक्ष्य निमित्ता नाम से ही समझ में आ रहा है कि जिसका हमें कारण मालूम हो और जिसको टारगेट करके हम चिकित्सा कर सकें, वो कहलाएगा लक्ष्य निमित्ता। लक्ष्य निमित्ता हो जाएगा, तू यस्य हो जाएगा, तू सा यस्य हो जाएगा, उपलब्धि हो जाएगा, निमित्तम हो जाएगा, यथोक्तम निदानेषु हो जाएगा। तो जिसके कारण प्राप्त हो, इस चीज को मार्क करेंगे, जिसका कारण प्राप्त हो उसे लक्ष्य निमित्ता कहेंगे, जैसा कि निदान स्थान में कहा गया है। राज्य क्षमा का निदान बताया गया है, फिर जड़ का निदान बताया गया है, प्रमेय का निदान बताया गया है, तो हमें मालूम है उसके अकॉर्डिंग चिकित्सा करना है। इसके नेक्स्ट जो आता है निमित्तानुरूप आता है। निमित्तानुरूप का यहाँ पे मतलब जो समझाया गया है कि हेतु के अर्थ को अनुकरण करने वाली हो उस विकृति को निमित्तानुरूप कहते हैं। रोगोत्पत्ति की निमित्त नहीं होती पर आयु के प्रमाण ज्ञान में वह निमित्त होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये समझा जाए कि कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे अगर बात संबंधी रोग है, जिसका एग्जाम्पल नीचे दिया है विमर्श में, पहले इस विमर्श के एग्जाम्पल को समझेंगे तो थोड़ा ज्यादा क्लियर होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि कुछ औषधि रोग होते हैं जो वातज रोग होते हैं, उनमें वात शामक औषधियां दी जाती हैं तो आराम होता है। लेकिन वात विरुद्ध वात वृद्धि वृद्धि करने वाली औषधियां दे, उसके बाद यदि उनमें आराम हो रहा है तो ये कहला जाएगा निमित्तानुरूप हो जाएगा। पित्तज रोग होते हैं, पित्तज रोगों में हमें पित्त शामक चिकित्सा करनी चाहिए, पर पित्त शामक चिकित्सा पित्त को बढ़ाने वाली चिकित्सा करने से उसमें फायदा हो जाता है, इसे कहा जाता है निमित्तानुरूप। इसको एक बार डिटेल में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, हिंदी में एक बार रीड करिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, निमित्तानुरूप हो जाएगा। इसमें काम का क्वेश्चन क्या बनेगा कि निमित्त के हेतु, निमित्त के हो जाएगा अर्थ को अनुकरण करने वाली हो उस विकृति को निमित्तानुरूप कहते हैं। निमित्त कारण के अर्थ को अनुरूप करने वाली हो, यह विकृति रोगोत्पत्ति के निमित्त नहीं होती है, पर आयु के प्रमाण ज्ञान में वह निमित्त होती है। मार्क करेंगे, आयु के प्रमाण तो इससे पता चलता है पर रोग की उत्पत्ति का इससे पता नहीं चल पाएगा। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे दो चीजों का वर्णन आता है। सबसे पहले होता है वर्णाधिकार की रिलेटेड अरिस्ट का वर्णन पढ़ेंगे, और इसके नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्वर से रिलेटेड पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम दो ही प्रकार के अरिस्ट का वर्णन पढ़ेंगे, एक वर्ण का पढ़ेंगे, एक स्वर्ण का पढ़ेंगे, स्वर का पढ़ेंगे। सबसे पहले वर्ण के लिए दिया है, तो हमारे चार प्रकार के वर्ण होते हैं। एक होता है कृष्ण होता है, श्याम होता है, श्याम अवदात होता है, और अवदातश्च एची हो जाएगा। अवतार हो जाएगा गौर। कृष्ण हो जाएगा काले वर्ण के लिए हो जाएगा, श्याम हो जाएगा सांवले के लिए हो जाएगा, श्याम अवतार श्याम गौर के लिए हो जाएगा, अवतार हो जाएगा गौर के लिए हो जाएगा। इसके रिलेटेड महाभूत जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे कृष्ण हो जाएगा, श्याम हो जाएगा, श्याम अवदात हो जाएगा, अवदात हो जाएगा, इस चीज को मार्क करेंगे। ये चार प्रकार के प्राकृत वर्ण होते हैं। वैकृत वर्ण का हो जाएगा जो इनसे रिलेटेड हटके हो जाएगा, जैसे नीला हो जाएगा, काला हो जाएगा, ताम्र हो जाएगा, हरित हो जाएगा, शुक्ल हो जाएगा, ये व्याकारी कहा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन पहला क्या बनेगा, प्राकृत वर्ण कितने होते हैं, तो चार बोलेंगे। वैकृत वर्ण कितने होते हैं, तो पांच बोलेंगे। अब ये जो जो इंद्रधनुष के जो वर्ण होते हैं उससे रिलेटेड और हो सकता है, जैसे तुमने कई बार देखा होगा कि जो मनुष्य है, तो प्राकृत तो तुम जानते हो, विकृति हम जान जाएंगे। जैसे किसी ने पॉइजन लिया तो पॉइजन लेने के बाद नीला पड़ गया, किसी जैसे तुमने मरकरी की पॉइजनिंग में देखा होगा, या फिर और कोई पॉइजनिंग में देखा होगा, या फिर क्या होगा, कोई व्यक्ति जल जाता है, तो जल जाता है तो उसका पूरा शरीर काला पड़ जाता है, देखो ये विकृति में आ रहा है। पॉइजन वाला नीले में आ जाएगा। ताम्र वाला थोड़ा एग्जाम्पल मुझे कुछ ऐसा सूझ नहीं रहा है जो मैं बता सकूं। हरित हो जाएगा, ऐसा भी कुछ क्लियर नहीं है, कोई माइक्रोप्लाज्मल इन्फेक्शन इस तरह की चीजें हो जाए, या सफेद पड़ जाए, एकदम से एनीमिक हो जाए, तो भी व्यक्ति क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। कुछ अपने से रिलेटेड ढूंढ लेना। तो नीला, काला, ताम्र, हरित और शुक्ल हो जाएगा। तो इसको याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अभी तो बड़ा सिंपल लग रहा है, तो इसको ऐसे बना लेंगे, निस्ता हसु। निस्ता हरित हो जाएगा, शुक्ल हो जाएगा, निस्ता, निस्ता शुक्ला हरित।
ऐसा करके बना लिया, निस्ता हो जाएगा, नील स्याव ताम्र, शुक्ला हो जाएगा तो शुक्ल हो जाएगा, और हरित अलग से याद रख लेंगे, या इतना छोटा सा कोटेशन याद कर ले तो अच्छा है, नील स्याव ताम्र हरित शुक्लाच वर्णः, इतना याद कर लेंगे तो भी ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। फिर इसके बाद लिखा है यहाँ पे वर्ण परीक्षा। वर्ण परीक्षा ये तो कहानी जैसा लिखा हुआ है, हम पढ़ सकते हैं। वर्ण परीक्षा सिंपल सा कहा जा सकता है, यदि मेरा ही कलर हो, मैं रोज इसे देखता हूँ तो मुझे नॉर्मल दिखाई देगा, पर इससे रिलेटेड कहीं पे कालापन आ जाए या नीलापन आ जाए या फिर कुछ और वर्ण हो जाए तो इसे मैं क्या कहूंगा, विकृति कहूंगा। या फिर मेरे शरीर के आधे भाग में कलर अलग हो, आधे भाग में कलर अलग हो जाए, और आधे भाग से रिलेटेड इन्होंने अर्धांग मान लिया जाएगा, राइट साइड मान लेंगे, लेफ्ट साइड मान लेंगे, या अपर पोर्शन मान लेंगे, लोअर पोर्शन मान लेंगे, कटी के ऊपर मान लेंगे, कटी के पीछे मान लेंगे, एंटीरियर साइड मान ले या फिर पोस्टीरियर साइड मान ले, तो इनसे रिलेटेड चीजों का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आया है। तो वो कहीं भी आ सकता है। जैसे कहीं हमने कई बार देखा होगा कि यदि यहाँ पे कोई बैंडेज बांध दिया जाए, टाइट से बांध दिया जाए, तो ये भाग नीला पड़ जाएगा, जो वेन्स के बताएगा, वेन्स का ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है तो नीला पड़ जाए, या फिर ये किसी कारण से लाल पड़ जाए, या किसी कारण से काला पड़ जाए, या कोई और कलर आ जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, विकृति कहेंगे। तो यही से इसी से पता चलेगा अरिष्ट लक्षण। ठीक है, इसमें कोई ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनना है, सिर्फ प्राकृत कितने होते हैं, विकृत कितने होते हैं, ये हमको मार्क करना होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे वर्ण भेद की व्याख्या लिखी है, ग्लानि हर्ष रोक्ष स्नेह की भी व्याख्या कर दी गई, इसी से रिलेटेड ऊपर यहाँ पे वर्णन आया है कि ग्लानि से हर्ष से रोक्ष से क्या है, वर्ण भेदन हो जाएगा, ग्लानि हर्ष रोक्ष में स्नेह व्याख्याता ऊपर बताया गया था, ये काम कर नहीं है, क्वेश्चन नहीं बनते। सुख अगर स्टेटस जाएंगे जैसे पीलू व्यंग तिल काला बड़ी बड़ी फुंसी इनमें से किसी एक का होना अप्रशस्त अशुभ अरिष्ट होता है, नहीं है, काम का कोई काम चीज नहीं है। नख आदि परीक्षा में अरिष्ट हो जाएगा, हिंदी में एक बार रीड कर लेंगे। ये मांस आदि परीक्षा हो जाएगी, इसको भी एक बार हिंदी में अपने से रीड कर लेंगे, कोई ऐसे बहुत काम की चीज नहीं है। नेक्स्ट जो आता है स्वराधिकार आता है, तो साउंड से रिलेटेड जो एबनॉर्मलिटी डेवलप होगी उसे हम क्या कहेंगे, स्वराधिकार में रखा जाएगा। इसमें सबसे पहले लिखा है कि प्राकृत स्वर क्या होता है। तो जो प्राकृत स्वर है जो हमने सामान्य रूप से सुनते आते हैं, जैसे हो जाएगा हंस का, हो जाएगा क्रॉच का, हो जाएगा पक्षी, हो जाएगा नेमी, हो जाएगा दुंदुभी, हो जाएगा कालविंग, हो जाएगा काक, कबूतर, झरझर, इनके जो तुल्य स्वर होते हैं उसे हम प्राकृत कहते हैं, जो हम हमेशा से सुनते आए। हंस, क्रॉच, निमी, दुंदुभी, काल, विंक, कपोत, काक, कपोत, जर्जर, अनुकारा, इसको ऐसे श्लोक से याद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, या इसका कोई कोड कोड बना लें। ऐसे इसमें ऐसे पूछा नहीं गया है कभी, पर दो चार बार बोलेंगे तो याद हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, प्राकृत कहा जाता है। इससे विपरीत जो होते हैं, जैसे कि हो जाएगा एड़क, हो जाएगा भीड़ के समान, कल हो जाएगा सूक्ष्म के समान ग्रस्त, हो जाएगा छाम, हो जाएगा छाम का मतलब होता है साउंड का थोड़ा सा डाउन हो जाना। जब हमने अरिष्ट कल्प स्थान पढ़ा था सुश्रुत में, तो वहां पे बंदर को देखा था, बंदर जो होता है वो जब इसको देखता है तो उसका स्वर छाम हो जाता है, ऐसा भी हमने पढ़ा था। ठीक है, दीन हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, अनुकीर्ण हो जाएगा, एक वाक्य के बाद दूसरा वाक्य बोलते रहना, कहीं भी रुक जाना। अक्सर पिक्चरों में तुमने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति को मरता हुआ दिखाया जाता है तो वो एक ही वाक्य को बोल पाता है और इतनी थोड़ी देर बाद वो मर जाता है। तो एक वाक्य बोलता है फिर रुक जाता है, या फिर क्या होता है, बोलते बोलते चुप हो जाता है। इस तरह के जो लक्षण आते हैं ये वैकारिक कहलाते हैं। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना मार्क कर लेंगे। वैकारिक स्वर कौन सा होता है, प्राकृत स्वर कौन सा होता है। ये चीजें अपने से हिंदी में रीड कर लेंगे, ऐसे ही बहुत काम की चीज नहीं है अपने चैप्टर्स के हिसाब से। अचानक से तिल का दिखाई देना, या चले जाना, या फिर साउंड का बदल जाना, या फिर उनमें कुछ कलर बन जाना, इस तरह के दांत में कोई कलर आ जाना, जैसे यहाँ पे दांत से रिलेटेड है तो दांत से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन भी बताया है। नख दंत, इनमें फूल के समान चित्र दिखाई देना, ओष्ठपाद हस्त हो जाएगा, नेत्र मुनिस पुरुष हो जाएगा, इनमें कुछ ऐसे लक्षण प्रकट हो जाना, नखों में विमलता उत्पन्न हो जाना, इसको हम क्या कहते हैं, अरिष्ट। सिंपल सा लैंग्वेज में एक चीज समझाऊं कि हमारी जो प्राकृतिक रूप है उस प्राकृतिक रूप में कोई और कलर आ जाना या उसका डिसकलरेशन हो जाना, उसे हम प्रकृति से वर्ण से रिलेटेड अरिष्ट कहेंगे। या फिर इससे रिलेटेड क्या हो जाएगा, साउंड से रिलेटेड हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे। तो इस चैप्टर का नाम हो जाएगा इत्याग्निवेश कृत्य, हो जाएगा तंत्र, हो जाएगा चरकपति संस्कृति, इस अग्निवेश तंत्र हो जाएगा, चरक ने प्रति संस्कार किया था, इंद्रिय स्थानीय वर्षों प्रथमोध्याय, ये चैप्टर एंड हुआ।